गाड़ी सड़क पर खामोशी से चल रही थी और गाड़ी के अंदर बैठे दो इंसान उस गहरी रात में अपने अंदर न जाने क्या क्या छुपाए अपनी अपनी सोचों में डूबे हुए थे। कुणाल के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर नरमी से टिके हुए थे। वो बार बार अपने साथ बैठी कुछ नर्वस सी और कुछ परेशान सी सिल्वर कलर के ड्रेस में सजी नब्या पर एक नज़र डाल देता, जो अपने इस नए रूप में उसकी धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रही थी। हमेशा कॉन्फिडेंट दिखने वाली नब्या आज हद से ज़्यादा नर्वस लग रही थी। बार बार अपने होंठ काटती होंठों पर लगी लिपस्टिक को वो कब का मिटा चुकी थी और अब उसके होंठ बार बार दांतों की जद में आने की वजह से लाल पड़ चुके थे। कुणाल उसकी इस हरकत पर गहरी सांस लेते हुए सामने देखने लगा। उसकी शादी ऐसे हालात में नहीं हुई थी कि वो गाड़ी रोककर कोई भी गुस्ताखी कर सके। हालांकि दिल तो यही चाहता था, क्योंकि अब वो उसकी बीवी बन चुकी थी। वो उस पर पूरा हक रखता था, मगर उसे यकीन था अगर उसने ऐसा कुछ किया तो एक करारा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ेगा और उसके गाल को लाल कर जाएगा, और इसीलिए वो चुप रहा। नब्या जो बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी, कनखियों से अपने साथ बैठे कुणाल रावत के स्टीयरिंग व्हील पर जमे सफ़ेद हाथों को देखती, जिनको बनाने वाले ने बड़ी खूबसूरती से तराश कर बनाया था, और फिर अपने सांवले सलोने हाथों पर चोरी से नज़र डालती, जिन पर मेहंदी का रंग गहरी सी छाप छोड़कर उन्हें और भी सांवला बना रहा था। ये उसका वही कॉम्प्लेक्स था जो जिंदगी भर उसके साथ रहने वाला था। और अब तो वो हीन भावना का एहसास और भी बढ़ गया था, क्योंकि अब वो कुणाल रावत की पत्नी बन चुकी थी। वो कुणाल जो अपने आप में ही कमाल था। आखिर क्यों उसने मुझे ही चुना? मैं तो किसी भी लिहाज से उसके काबिल नहीं। बदला लेने के लिए मुझसे शादी ही कर ली। वो गुस्से से मुट्ठियां भींच कर रह गई। आज फिर उस शख्स के सामने वो हार गई थी। सब कुछ भूल गई थी कि वो कितना सख्त और बेपरवाह है, और आज उसकी बीवी भी बन चुकी थी। जो इंसान उससे नफरत करता था, उसके साथ वो पति पत्नी का रिश्ता कैसे रखती? लेकिन शादी हुई थी तो अब इस रिश्ते को आगे भी बढ़ाना था। मतलब कि सुहागरात। एकदम उसके दिल में बिजली सी कौंधी थी। उसने एक झटके से कुणाल की तरफ देखा, जो लापरवाही से गाड़ी चलाने में मगन था। इस इंसान के साथ इतना करीबी रिश्ता हरगिज भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक कमरा शेयर नहीं करूंगी, वो नफरत से बोली। तो कुणाल रावत ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, ना मंजूर, तुम मेरी बीवी हो। एक कमरा तो क्या, एक ही ड्रेस तक शेयर करूंगा तुमसे, क्योंकि अब हम दोनों एक जिस्म और एक जान बन चुके हैं। सोचो वो खूबसूरत पल, जब आज रात मेरी शिद्दतों को सहने के बाद बेहाल सी मेरी ही ढीली ढाली शर्ट में लिपटी मेरे सीने से चिपक कर सो रही होगी, और जब मैं सुबह उठकर तुमसे अपनी शर्ट मांगूंगा पर तुम देने से इनकार करोगी, तो मैं खुद ही वो शर्ट तुम्हारे वजूद से उतार कर ले लूँगा, और फिर तुम्हें उस रूप में देखकर एक बार से फिर से मेरा मन बहकेगा, और मैं शर्ट पहनने की बजाय उसे दोबारा से उतार कर तुम्हें अपनी बाहों में भरूंगा। और फिर उसके बाद खामोश, एकदम खामोश। आगे एक शब्द भी मत कहना। नब्या का चेहरा लाल हुआ था। उसकी बेपरवाही के साथ बेशर्मी भी चरम पर थी। नब्या की मुट्ठियां और कस गईं। मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। मैं अंकल जी को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, वो बेबसी से बोली। बस यही धमकी थी उसके पास देने को। कुणाल ने अचानक गाड़ी रोकी, सीट बेल्ट खोली और जोर से नब्या को पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया कि दोनों के चेहरे टकरा गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अब जो मैं करने वाला हूँ ये भी जाकर पापा को बता देना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुक गया। उसका निचला होंठ नरमी से काटते हुए फिर दोनों होंठों को अपनी गिरफ्त में ले गया। नब्या का सांस गले में अटक गया था। आखिर वो कैसे भूल गई थी कि कुणाल रावत एक नंबर का बेशरम और बेबाक लड़का था। ये कोई पहली बार तो नहीं था। एग्जाम हॉल में इतनी खामोशी थी कि घड़ी की टिक टिक बहुत जोर से सुनाई दे रही थी। कुणाल रावत ने पेन को मुंह में दबाया हुआ था। नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। इस बार तो उसने पास होकर ही दिखाना था, और वो पूरी तैयारी करके आया था। ये अलग बात थी कि उसकी तैयारी अलग लेवल की थी। उसने जीन्स की बेल्ट के नीचे से एक छोटी सी चिट निकाली, धीरे से उंगलियों के पोरों से उसे खोला, जबकि पेन अभी भी मुंह में था और नजरें वैसे ही इधर उधर घूम रही थीं। फिर बड़ी ही सावधानी से उसने चिट पर अपनी नजरें दौड़ाई थीं, लेकिन अगले ही पल उसे एक तेज झटका लगा था। वेज बिरयानी बनाने का तरीका। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चिट पर बिरयानी बनाने का पूरा तरीका लिखा था। उसके हाथों ने झुंझलाकर उस चिट को मसल डाला और दूर फेंक दिया। अब उसके हाथ दूसरी चिट निकाल रहे थे, जो कॉलर के नीचे रखी थी। रोल की हुई एक छोटी सी पर्ची उसने खोली। खूबसूरत हंसी का तरीका। पढ़ते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए।
चिट में लिखा था, अपने मुंह के दोनों जबड़ों में उंगलियां डालकर इतना जोर से खींचें कि आपके गालों में दर्द शुरू हो जाए। ये क्या बकवास है। उसकी भौहें और भी ऊपर उठ गई थीं, माथा बुरी तरह ठनक चुका था। उसने तो सोने से पहले रात को ही सारी चिटें तैयार करके रख दी थीं और वो 100% श्योर था कि उसने चिटों में बिरयानी बनाने का तरीका और खूबसूरत हंसी का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं लिखा था। फिर ये लिखावट चेंज कैसे हो गई? और तभी नब्या का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। वही नब्या जो सुबह डिक्शनरी लेने आई थी। पूरा मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया था। वो बाथरूम से बाहर निकला था और नब्या उसकी स्टडी टेबल के बिल्कुल पास खड़ी थी। कुणाल को बाथरूम से निकलता देखकर एकदम से ठिठक गई थी। अब कुणाल को याद आ रहा था कि उस वक्त वो थोड़ा सा घबरा भी गई थी, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बालों में उसने टॉवल घुमाते हुए पूछा था। मैं अपनी डिक्शनरी लेने आई थी, नब्या ने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा और भागने जैसे अंदाज में कमरे से बाहर चली गई थी। अच्छा, तो ये सब उस पेप्सी का कमाल है, उसने गुस्से से बड़बड़ाया। उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पेप्सी की बोतल आज तुम्हारी खैर नहीं। उसने अपने आसपास देखा। अब क्या करूं? दोनों हाथों को जोड़कर सर के पीछे रख लिया और कुर्सी पर थोड़ा पीछे की ओर झुक गया। जब कुछ आता ही नहीं था तो करता भी किया, लेकिन खाली भी नहीं बैठ सकता था। इसलिए दिखावे की खातिर उसने क्वेश्चन ही सादे पेपर पर उतारना शुरू कर दिए, वो भी 2-2 बार। लेकिन इसके बावजूद भी उसका टाइम पास नहीं हो रहा था। क्वेश्चन पेपर को 2 बार तो पहले ही उतार चुका था, अब आगे और क्या करता? कभी इधर देखता, कभी उधर। कोशिश की कि आगे पीछे वालों से मदद ले ले, मगर उनकी हालत भी उससे बेहतर नहीं लग रही थी। वो फिर भी पेपर से जूझने में लगे हुए थे। कुणाल की तो बस अब हद हो चुकी थी। उसने टांगें फैलाकर बाजू का तकिया सिर के नीचे रखकर उन्हें धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। एग्जामिनर ने उसकी ओर हैरानी से देखा तो कुणाल ने उसे आंख मारी। वो एकदम गड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। कुणाल के कॉन्फिडेंस पर उसे हैरानी हो रही थी और कुणाल अब तो वो बुरी तरह बोर हो चुका था। इस बार सिर्फ उस पेप्सी की बोतल की वजह से उसका बीए में पास होने का प्लान कैंसिल हो गया था और ये आखिरी चांस था। एक ठंडी आह भरकर उसने पेपर उल्टा किया, फिर उठकर बड़ी शान से हॉल में चहलकदमी करता हुआ सीटी बजाता दरवाजे की ओर निकल गया। जाते जाते एग्जामिनर को एक बार फिर से आंख मारना नहीं भूला था। बाहर निकलते ही उसने मोबाइल जेब से निकाला और अपने बचपन के एक शैतान दोस्त को कॉल मिलाई। उधर संजीव एकदम से चौंक सा गया। अरे, इतनी जल्दी पेपर ख़त्म भी हो गया? गोलियां मारो पेपर को और जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। आज तीसरी जंग की शुरुआत होने वाली है। मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी आओ। संजीव की बकवास सुने बिना ही कुणाल रावत ने मोबाइल बंद किया और जेब में डालते हुए सीटी बजाता हुआ गेट तक आ गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि उड़कर जाए और उस पेप्सी की बोतल का ढक्कन खोलकर उसकी सारी गैस निकाल दे। न जाने खुद को क्या समझती है, किस बात की अकड़ है उसमें। आज सारी अकड़ निकाल दूंगा उसकी। दांत पीसता हुआ वो सड़क के किनारे की पगडंडी पर चलने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद संजीव, जो अपनी बाइक उड़ाता हुआ उसी की तरफ आ रहा था, उसके चेहरे पर बुरी तरह हवाइयाँ उड़ रही थीं। खैरियत तो है ना कुणाल? सारी रात नकल की पर्चियाँ तैयार की और अब इतनी जल्दी पेपर देकर बाहर भी आ गए। क्या कोई भी सवाल उन पर्चियों में से नहीं आया था? संजीव की चिंता बुरी तरह बढ़ चुकी थी। कुणाल ने संजीव की कमर पर एक चपत लगाई और उसके पीछे बाइक पर बैठ गया। आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आखिरी चांस था मेरा बीए में पास होने का और पापा की नज़रों में थोड़ा सा सर ऊंचा करने का, मगर ये बात उस आइंस्टीन की औलाद से हजम नहीं हो सकी। आज उसकी सारी साइंस निकालता हूँ मैं। जरा मुझे जल्दी घर पहुँचा दे। कुणाल रावत बेहद गुस्से से बोला तो संजीव उसकी बात समझकर जोर से हंस पड़ा। ओह, तो ये सारा झमेला उस आफत की पढ़ाकू पुड़िया का है। मान लिया बॉस, अगर तुझे कोई हरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वही तेरे होश ठिकाने लगा सकती है। वो गला फाड़कर हंसता चला गया और कुणाल का बस नहीं चल रहा था कि नब्या के साथ साथ संजीव का भी गला दबा दे। नब्या को सोच कर तो उसका गला कड़वा हो गया था। न जान न पहचान, मैं तेरी मेहमान वाली कहावत उस पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो दांत किचकिचाते हुए सोच रहा था। नब्या के पापा राज और कमल जी ने साथ में एक फैक्ट्री की शुरुआत की थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अब बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। दोनों का काम जल्दी ही चलने लगा था। राज अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहते थे। खुशहाल परिवार था।
उनकी बेटी नब्या राज और उषा की जान थी। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। जब उषा जी बाथरूम में नहाने गईं तो वहां पता नहीं कैसे करंट फैला हुआ था। कुछ ही पलों में उनकी घुटी घुटी सी चीख सुनकर राज ने दरवाजा जोरों से खटखटाया था, और जब दरवाजा न खुला तो उन्होंने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया। अपनी पत्नी को सामने फर्श पर पड़ा देखकर वो बेतहाशा उसकी ओर भागे थे, और तभी उन्हें भी बिजली का जोरदार झटका लगा। कुछ सेकंड तक वो पड़े तड़पते रहे कि तभी शायद बिजली चली गई थी। कुछ हाथ पैरों में जान आई तो फ़ोन निकाल कर कमल जी को फ़ोन किया था। वो दौड़े दौड़े चले आए थे। दोनों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। उषा जी तो मौके पर ही दम तोड़ गई थीं, जबकि राज की थोड़ी सांसें बाकी थीं। मरने से पहले उन्होंने अपनी बेटी नब्या का हाथ कमल जी के हाथ पर रख दिया। अब मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखना, उसकी आंख में कभी आंसू मत आने देना। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी, और उस दिन से कमल जी नब्या को अपने घर ले आए थे। उस वक्त नब्या 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। वो इस सदमे से बहुत मुश्किल से उभर कर आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाल लिया था, और उसमें सबसे बड़ा हाथ कमल जी का था। वो उसे बहुत प्यार करते थे, उसका बहुत ख्याल रखते थे। घर पहुंचते ही वो तेजी से सीढ़ियां फांदता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। जानता था कि पढ़ाकू मैडम छत पर बैठी पढ़ने का शौक पूरा कर रही होंगी, और उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। वो भारी भरकम मोटी मोटी किताबें सामने फैलाए, आंखों पर गोल चश्मा लगाए, किताबों में सिर डाले बैठी थी। कुणाल ने फौरन ही चील की तरह झपट्टा मारा और उसकी सारी किताबें सामने से उठा लीं। तो मैडम का ख्वाब इस बार मेडिकल फील्ड में गोल्ड मेडल लेने का है ना? किताबें सलामत रहीं तो ये ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। कहते हुए वो किताबों के पन्ने फाड़ते हुए उसके सामने फेंकने लगा। गुस्से से उसकी आंखों में आग थी, और नब्या का मुंह सदमे से खुला का खुला रह गया। क्या बदतमीजी है ये! मैं अभी के अभी अंकल जी को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, वो गुस्से से बोली। जब भी कुणाल की हरकतें हद पार कर जाती थीं तो नब्या यही धमकी देती थी, क्योंकि कुणाल सिर्फ और सिर्फ अपने बाप से डरता था, वरना किसी के बाप से नहीं। आज तो तुम प्रधानमंत्री को भी घर बुला लो, तब भी मैं झुकने वाला नहीं। क्या तकलीफ थी तुम्हें? हाँ, इस बार मैं पास ही होने वाला था। असल बात तो यह है कि इस घर में तुम्हें अपने अलावा कोई सफल होता हजम नहीं होता। एक तो मेरे घर पर कब्जा जमा कर बैठ गई हो, ऊपर से मुझे हर वक्त मेरे ही माँ बाप की नज़रों में गिराने की कोशिश करती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब देखता हूँ कि तुम कैसे सफल होती हो मेडिकल फील्ड में। वो उसकी किताबें उसकी आंखों के सामने तिया पांचा कर चुका था। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, कमीने इंसान। अगर कामयाबी चाहिए तो मेहनत करके कमाओ, नकल मार कर क्यों? ओह मैडम, मुझे तुम्हारे भाषण नहीं सुनने। भगवान ने थोड़ा सा दिमाग क्या दे दिया, खुद को आसमान पर समझने लगी हो। कभी आईने में खुद को देखा है? कमरे के हर कोने पर लाइट है, लेकिन फिर भी तुम्हारे कमरे में जाते ही कमरा पूरा अंधेरा हो जाता होगा। वो इतनी घृणा से बोला कि नब्या सच में जमीन में गड़ गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला था और गुस्से से चटक कर बोली, काश भगवान ने शक्ल के साथ तुम्हें थोड़ी सी अकल भी दी होती। अकेली शक्ल का अचार बनाना है क्या? ये शक्ल तो तुम्हें बीए तक पास नहीं करवा सकी। नब्या ने भी एक की चार कही तो कुणाल उसे चुनौती भरी निगाहों से देखकर सीढ़ियां फांद गया। उसका बदला पूरा हो चुका था, क्योंकि सुबह नब्या का पेपर था, लेकिन वो किताबें फाड़ चुका था। चटाक थप्पड़ की गूंज हर कमरे में सुनाई दी थी। कमल साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो कुणाल का गला दबा दें। ये क्या हरकत की तुमने? क्यों इस लड़की की किताबें फाड़ दी? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि कल उसका पेपर है? अभी जाकर मार्केट से उसकी नई किताबें लेकर आओ। ये तुम्हारी सजा है, वरना मैं तुम्हें इस घर से बेदखल कर दूंगा। चले जाओ, निकल जाओ। कमल जी की गरज से नब्या का दिल भी कांप उठा था, मगर वो जानती थी कि यही इस मसले का हल है। कुणाल बिल्कुल सकते में खड़ा था। आज पहली बार इस लड़की की वजह से उसे थप्पड़ पड़ा था। उसके दिल में गुस्से के उबाल उठ रहे थे। अपमान का एहसास हर चीज़ पर छाया हुआ था। नहीं लेकर आऊँगा किताबें, जो करना है कर लो, वो गुस्से से बोला तो कमल साहब के हाथ बिल्कुल साकित हो गए। तुम्हें पैदा करने से बेहतर था कि मैं खुदकुशी कर लेता, वो टूटे हुए शब्दों में बोले। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं खुद लेकर आऊँगा किताबें। आज के बाद मेरे सामने मत आना। वो गुस्से से कमरे से निकल कर कुणाल आंखों में शोलों के साथ नब्या को देखने लगा। तुम्हें तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये बात माथे पर लिख लो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कुणाल रावत है। तुम्हें पल पल तड़पाऊंगा, जलाऊंगा, चैन नहीं लेने दूंगा।
वो उसे चुनौती देता हुआ बाहर निकल गया और नव्या पूरी तरह से सहम कर दीवार से लग गई। ये शानदार पर्सनालिटी वाला मर्द शायद अपनी खूबसूरती की वजह से किसी को कुछ समझता ही नहीं था। आंसू टप टप उसकी आंखों से बहने लगे। वैसे तुम बिल्कुल ही अकल से पैदल हो। नव्या बिल्कुल सही कहती है तुम्हारे बारे में। तुम्हारे पास बस अच्छी शक्ल है, अकल नाम की कोई चीज़ नहीं। अबे यार, क्या ज़रूरत थी खुलकर दुश्मनी मोल लेने की। ऐसे दुश्मनों से तो ठंडा युद्ध किया जाता है, उनकी पीठ के पीछे छुरा घोंपा जाता है। तुमने तो अपने बाप से ही दुश्मनी मोल ले ली, उस गैर लड़की की वजह से जो आज तुम्हारे घर पर है, लेकिन अपनी मजबूरी की वजह से। और कल को कोई कामयाब डॉक्टर ज़रूर बनेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो जाहिर सी बात है वो अपना एक अलग घर बनाएगी। लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत थी अपने बाप से दुश्मनी मोल लेने की। संजीव उसे समझा रहा था। वो और भी ज़्यादा बेजान नजर आ रहा था। दिल का बोझ हल्का करने आया हूँ, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया। वो एकदम गुस्से से फट पड़ा तो संजीव ने उसके कंधे पर एक चपत लगा दी। क्या फ़ायदा है तुम्हारी इस अच्छी शक्ल सूरत का। अरे यार, इसी से फ़ायदा उठाओ और ऐसा बदला लो कि वो मुंह के बल गिरे। वो राजदाराना अंदाज में बोला। कुणाल हैरानी से उसे देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा। अरे मतलब बिल्कुल सीधा है। तुम्हें पता है ना कि मोहल्ले की लड़कियां तुम्हारी एक झलक के लिए धूप में सड़ती रहती हैं। तुम जरा सा मुस्कुरा दो या किसी तरफ देख लो तो उनकी सारी रातें हराम हो जाती हैं। अपनी ये खूबसूरत पर्सनालिटी का जलवा नव्या को भी दिखाओ और उसे अपना दीवाना बना लो और फिर उसे मुंह के बल गिरा दो। फिर होगा तुम्हारा बदला पूरा, और मज़ा भी तब आएगा। इस खेल में वो अपनी तरफ से उसे बड़ी ही समझदारी की बातें बता रहा था और कुणाल रावत नापसंदगी से उसे देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा। मैं और उसे अपना जलवा दिखाऊं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया। उस पेप्सी की बोतल को मुंह लगाने का दिल ही नहीं करता। जितनी शक्ल से सड़ी हुई है उतनी ही कड़वी भी है। अपना प्लान अपने ही पास रख। संजीव ने मायूसी से उसे देखा। बस जरा सा रंग ही तो सांवला है उसका, वैसे तो बड़ी कशिश है उसमें। शायद तुमने कभी गौर नहीं किया। उसके लंबे काले झड़ने से लहराते बाल, और यार क्या खूबसूरत फिगर है उसका। हालांकि खुद को लड़कों की नज़र से छुपा कर रखती है, लेकिन उस दिन घर गया था मैं तुम्हारे, तब देखा था मैंने। यार मैं तो पलक झपकाना भूल गया था। और हाँ, उसकी वो गहरी काली नशीली आंखें। लड़के तो मरते हैं उस पर, और तुम्हें तो बस नाटक करना है। तूने उसे बड़ा गौर से देख लिया। संजीव के इतना विस्तार से बताने पर कुणाल उसके कमर पर एक घूंसा मारता है। यार बस ऐसे ही नज़र उठ गई थी। खैर तो इन सब बातों को छोड़, मेरी बातों पर ध्यान दे। जब वो तेरी मोहब्बत में सर टांग दबा दे तो उसे मुंह के बल गिरा देना, और फिर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। और वो कभी भी सिर उठाकर तुम्हें देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। तुम्हारे सामने बोलना तो दूर की बात है, क्योंकि लड़कियों के जज्बात बड़े नाजुक होते हैं। अब आगे तुम्हारी मर्जी। तुम्हें सलाह देना मेरा काम था और अमल करना तुम्हारा काम है। वो उसके कान में ये बात डालकर चला गया और कुणाल कई पल सोचता रहा। जिस काम को सोच कर ही वो उलझन में पड़ रहा था, वो काम भला कैसे करता। वो पेपर देकर बाहर निकली तो धूप सीधा चेहरे पर पड़ रही थी। थकान से उसका बुरा हाल था। आंखों में रात भर की जगन थी, मगर शुक्र था पेपर बहुत अच्छा हुआ था। आज उसका आखिरी पेपर था और पेपर के बाद उसकी दोस्तों ने और टीचर्स ने उसके लिए एक पार्टी रखी थी, क्योंकि सबको यकीन था कि इस बार भी बाजी वही ले जाएगी। पूरे बोर्ड में टॉप वही करेगी। उसका दिल बस घर जाकर सोने को कर रहा था, मगर पार्टी में जाना भी जरूरी था। कमल अंकल ने कहा था कि वो खुद लेने जाएंगे, इसीलिए वो कॉलेज के गेट के बाहर इंतजार करने लगी कि अचानक वहाँ बाइक रुकी और वो बड़ी शान से बाइक से उतरकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। आंखों पर काला चश्मा लगाए, बालों में उंगलियां फेरता, सीटी जैसे अंदाज में होठों को गोल करता उसकी ओर आया था। नव्या कुछ पल सर से पांव तक उसे देखती रही, फिर नागवारी से चेहरा दूसरी ओर मोड़ लिया। कुणाल का सारा जोश ठंडा पड़ गया, मगर मुस्कुराहट बनाए रखी। चलें घर। उफ कितनी गर्मी है यहाँ। शुक्र है सनस्क्रीन लगाकर आया हूँ, वरना मेरा चेहरा तो काला पड़ जाता। वो नकचढ़ी लड़कियों की तरह सफाई देने लगा, फिर खुद ही चुप हो गया, क्योंकि नव्या ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। बार बार हाथ में बंधी घड़ी की ओर देख रही थी। मैडम साहिबा, आपका ही इंतजार है, चलें घर। वो बेहद नरम अंदाज में बोला तो नव्या ने हैरत से उसे देखा। इतना बड़ा बदलाव, लगता है बदला लेने के चक्कर में है मिस्टर। उसने मन ही मन सोचा। अंकल जी कहाँ हैं? उन्होंने आना था लेने। वो ना चाहते हुए भी उसे मुंह लगा गई।
पापा जी ने ही कहा है कि तुम्हें ले आऊं। इतना हैंडसम लड़का तुम्हें लेने आया है और तुम्हारा मूड खराब। बुरी बात है अनग्रेटफुल होना। वो नाक से कोड़ कर बोला। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुम जाओ, मैं रिक्शे पर आ जाऊंगी। कहते हुए नब्या ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। वो गुस्से के मारे मुट्ठियां भींच कर रह गया। मन में आया कि मिट्टी डालो उस पेप्सी की बोतल पर, सड़ने मरने दो। लेकिन फिर से संजीव की बात उसके दिमाग में घूमने लगी और खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसके पीछे लपका था। अब ऐसी भी क्या दुश्मनी? कुछ तो लगता ही हूँ, तुम्हारा एहसास है मुझे कि इतनी गर्मी में तुम पेपर देकर परेशान हो गई हो। बस इसीलिए तुम्हें लेने आ गया। अब बैठो बाइक पर। वो हुक्म भरे लहजे में बोला और खुद बाइक स्टार्ट भी कर चुका था। नब्या के पास इस हिटलर के पीछे बैठने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसे बस घर जाना था। वो उसके पीछे बैठी और बाइक के पिछले हैंडल को पकड़ लिया। कुणाल ने झटके से बाइक आगे बढ़ाई तो वो गिरते गिरते बची। मुझे पकड़ लो वरना टांग बांग टूट गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मगर नब्या उससे दूरी बनाए बैठी रही। थोड़ी दूर एक आइसक्रीम पार्लर पर उसने बाइक रोक दी। आइसक्रीम का मूड हो रहा है, चलो अंदर। मुझे घर जाना है, आइसक्रीम नहीं खानी, वो गुस्से से बोली। क्या पता कहीं जहर की पुड़िया न मिला दे, उसने अपने मन में सोचा था। मगर कुणाल बाइक से उतर चुका था। चश्मा उतार कर बालों के ऊपर टिका लिया था। चलो चलो, तुम्हारे एग्जाम खत्म होने की खुशी में मेरी तरफ से ट्रीट समझ लो। जहर नहीं खिलाऊंगा तुम्हें। वो जैसे उसकी सोच पड़ चुका था। नब्या का मूड और ख़राब हो गया। देखो तमीज़ से घर चलो, मुझे तैयार होकर पार्टी में भी जाना है। लेट हो जाऊंगी, अपनी ट्रीट अपने पास रखो, वो बेजारी से बोली। अरे मैं भी तो ट्रीट ही दे रहा हूँ तुम्हें, चलो अंदर। नहीं जाना तो रुको, मैं यहीं ले आता हूँ। वो जैसे हार मान गया और अंदर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में 2 आइसक्रीम थीं। तुम्हें वनीला फ्लेवर पसंद है ना, ये लो पकड़ो और रास्ते में खाती जाना। अब बुरा मूड मत बनाओ। अच्छा, अगर मैं अच्छा बन ही रहा हूँ तो मेरी अच्छाई को हजम करो ना। वो एक आंख दबाता हुआ नब्या को सकते में छोड़ गया था। आखिर इतना लाड प्यार किस लिए था, वो समझ नहीं पा रही थी। घर आने तक वो आइसक्रीम ख़त्म कर चुकी थी। घर जाकर 1 घंटा सोने के इरादे से लेट गई क्योंकि बहुत थकी हुई थी। लेकिन आँख खुली तो काफ़ी टाइम हो गया था। वो 2 घंटे सोती रही थी। जल्दी से शावर लिया और कबर्ड खोलकर कोई ढंग का जोड़ा ढूंढने लगी। लेकिन कोई ढंग का जोड़ा उसके पास नहीं था क्योंकि इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता था। खुद को आईने में देखना तक उसे वक्त की खराबी लगता था। वो जल्दी से नायरा के कमरे की ओर भागी थी। नायरा कुणाल रावत की छोटी बहन और नब्या की अच्छी दोस्त थी। ऐसी मुश्किल में सिर्फ वही नब्या का साथ देती थी। और सच में नायरा के पास उसे एक बेहद खूबसूरत सूट मिल चुका था। वो हाथ में मैरून जोड़ा पकड़े कमरे की ओर भागी। बाथरूम में घुसकर जल्दी से कपड़े पहने जो काफ़ी टाइट थे। और मुसीबत ये थी कि उसकी पिछली जिप जो उसने खोली थी अब बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि जिप गीले उलझे बालों में बुरी तरह फंस चुकी थी। वो उलझे बालों में फंसी जिप निकालने की सर-तोड़ कोशिश कर रही थी। ना तो वो ड्रेस उतर रहा था और ना ही पहना जा रहा था। उस हालत में वो बाहर निकलकर नायरा को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। फ़ोन करती हूँ नायरा को कि आकर मेरी मदद करे। उसे ये ख्याल आया ही था कि तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। वो जो आईने के सामने खड़ी जिप से जूझने में बिजी थी, पीछे देखे बिना ही बड़बड़ाने लगी। नायरा की बच्ची, अच्छा ड्रेस दिया है तुमने मुझे। अब जल्दी से ये जिप बंद करो ताकि मेरी जान छूटे। उसके काले लंबे बाल आधे चेहरे पर बिखरे हुए थे। तभी किसी ने उसकी कमर से बाल समेटकर आगे किए। उसका खुरदरा स्पर्श नब्या के जिस्म में एक सहरन दौड़ा गया। फिर उन दोनों हाथों ने उसे कंधों से पकड़कर सीधा किया और धीरे धीरे जिप बंद की, जो पूरी की पूरी खुली हुई थी। जैसे ही नब्या ने आईने के सामने देखा, उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, जिससे कमरे की छत तक कांप उठी थी। पीछे खड़ा कुणाल रावत घबराकर 2 कदम पीछे हुआ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाई। तुम्हारी हेल्प कर रहा था यार। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। वो खुद को संभाल चुका था और बेहद ढिठाई से बोला। तो नब्या को आग लग गई। तुम्हें किसने बुलाया था मदद के लिए? दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे भी तुम्हारी खूबसूरत कमर देखने का शौक़ नहीं था। तुम इस कदर मुश्किल में थी तो सोचा मदद कर दूं। उसकी बात ने नब्या पर घड़ों पानी डाल दिया। ऊपर से फिटिंग के कपड़ों में उसका दम घुट रहा था। इससे पहले कि वो उसे कुछ सख्त सुनाती, अचानक उसका मोबाइल बेड पर थरथराया। वो फ़ोन की ओर बढ़ी, तब तक कुणाल कमरे से गायब हो चुका था।
उसकी फ्रेंड्स कॉल कर रही थी। वो झुंझलाहट का शिकार थी। उसे कभी भी बन सवर कर पार्टियों में जाना पसंद नहीं था, मगर आज तो वो मुसीबत में फंस गई थी। ऊपर से अभी जो कुछ हुआ था उसने उसे शर्मिंदगी के गहरे खड्डे में ढकेल दिया था। कमीना अब न जाने कितनी बार इस बात के ताने देगा। खूबसूरत कमर। कुछ देर पहले कहे गए कुणाल के शब्द का मतलब याद करके वो गुस्से से दांत पीस कर रह गई थी। जल्दी से आंखों में काजल डाला, हल्की सी लिपस्टिक लगाई। आईने में खुद को देखकर मूड और भी बिगड़ गया। क्या होता जो भगवान जी मुझे थोड़ा सा रंग भी दे देते। गहरी काली आंखों में काजल खूब जच रहा था। कटावदार होंठ और बारीक सी नाक, वो बिल्कुल परफेक्ट थी। बस रंग थोड़ा सा सांवला था। मैरून रंग में उसका सांवला रंग और भी दब कर दिखता था, मगर अब मजबूरी थी। वो फिर से ड्रेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी, इसीलिए जल्दी से बाहर निकली और कमल जी के कमरे की ओर भागी। कमरे में कुणाल भी था, जो सोफे पर बैठा बड़े ही आराम से फ़ोन चलाने में बिजी था। और नब्या के कमरे में आते ही नब्या को बड़ी ही गहरी नज़रों से देखा था। कुछ देर पहले का सीन सोचकर नब्या का मूड काफ़ी बेजार हुआ था, मगर उसने नज़रअंदाज कर दिया। अंकल जी जल्दी करें, देर हो रही है। ठीक है बेटा, तुम चलो नीचे, मैं आ रहा हूँ, उन्होंने नरमी से कहकर अपने बाल संवारने शुरू कर दिए। कुणाल की नज़रें उसे अपने वजूद के आर पार महसूस हो रही थीं। उसने अब तक उसे इन नज़रों से नहीं देखा था। अब न जाने क्यों परेशान कर रहा था। वो उसे घूर कर रह गई तो कुणाल ने आंख दबाकर उसे और भी तपाया। वो कमरे से ही निकल गई। दिल अजीब सी भावना में गिरफ्तार होने लगा था। वो पार्टी में पहुंची, सब उसका इंतजार कर रहे थे। हमेशा आत्मविश्वास से भरी नब्या का आत्मविश्वास आज डगमगा रहा था, क्योंकि उसकी क्लास फेलोज का कॉम्प्लेक्सन उससे काफ़ी हद तक फेयर था। नैन नक्श इतने प्यारे नहीं थे, मगर फिर भी सिर्फ रंग की वजह से वो खूबसूरत दिखती थीं। जो भी कपड़ा पहनती उन पर खूब जचता था। वो उंगलियां मरोड़ते हुए वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई। उसकी क्लास के कुछ लड़के भी वहाँ पर थे, मगर आज वो सबसे नज़रें चुरा रही थी, क्योंकि ये कोई क्लास नहीं थी जहाँ वो गर्दन अकड़ाकर बैठती और प्रोफेसर के हर सवाल का जवाब फर फर देकर सराहना पाती। आज उसे अपना आप बहुत ही छोटा और कमतर लग रहा था, और वजह थी कुणाल ने जाते जाते उसे उसके रंग पर ताना मारा था। सब लोग खुशगपियों में व्यस्त थे। ये रेस्टोरेंट कम और क्लब ज़्यादा लग रहा था, जहाँ रंग बिरंगी रोशनियों ने माहौल बांध दिया था। तेज म्यूजिक पर नाचती लड़कियां और लड़के आज शायद अपनी हदें पार करने के मूड में थे, मगर नब्या एक तरफ खामोश बैठी हुई थी। अचानक प्रोफेसर जमल किसी के साथ उसके पास आए। नब्या बेटा, आप यहाँ क्यों बैठी हो? एंजॉय करो ना, और इनसे मिलो। ये है मेरा बेटा रोहन जमल, ऑस्ट्रेलिया से आया है। हाल ही में MBBS किया है, और उसे काबिल और जहीन लड़कियाँ बहुत आकर्षित करती हैं। नब्या ने उसे देखा, जो उसी की तरफ दिलचस्पी से देख रहा था। वो खड़ी हुई और धीरे से नमस्ते किया। तो आप हैं नब्या राज, जिनकी हर वक्त मेरे पापा की ज़बान पर तारीफ होती है। नाइस टू मीट यू। वो गहरी नज़रों से उसे देखकर बोला। नब्या और भी नर्वस हो गई। ये तो सर जमल की नज़र है, वरना मैं कहाँ इतनी काबिल। अरे आप तो जहीन होने के साथ डाउन टू अर्थ भी हैं। आई रियली लाइक इट पापा, आपके स्टूडेंट से मिलकर बहुत अच्छा लगा, वो मुस्कुराकर बोला। फिर जमल साहब एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से चले गए। रोहन अब खुलकर उससे बातें करने लगा, जैसे कोई पुरानी जान पहचान हो। नब्या भी जल्दी ही उसकी पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उससे बातें करने लगी। समय बीतने का एहसास तक न हुआ। रात ढल रही थी। वो बार बार रिस्ट वॉच देख रही थी। कमल जी अभी तक नहीं आए थे। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। हमारा घर आपके घर के रास्ते में ही आता है। मैं और पापा बस निकलने ही वाले हैं। वो इतना दोस्ताना अंदाज में बोला कि नब्या धीरे से मुस्कुरा उठी। इस तकलीफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अंकल जी आने ही वाले होंगे। वो दरवाजे की ओर भी देख रही थी कि तभी अचानक कुणाल रावत अंदर प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। ये नमूना कहाँ से टपक पड़ा? वो मन ही मन में उसे कोसने लगी, जो उसी की तरफ आ रहा था। नब्या, घर चलें, पापा किसी काम में व्यस्त थे इसलिए नहीं आ सके, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। नब्या ने रोहन से माफ़ी मांगी। अचानक कुणाल ने रोहन की ओर देखा। आपकी तारीफ? रोहन मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाने लगा। मैं नब्या का नया नया फ्रेंड हूँ, अब तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी हमारी। अच्छी खासी दोस्ती हो गई है। नब्या, बहुत जल्द मैं अपने पापा के साथ आपके घर आऊँगा। आप मुझे अपनी लाइब्रेरी दिखाइएगा, जिसकी बात आप कर रही थीं। मुझे भी किताबें पढ़ने का बड़ा शौक़ है, वो उसकी आंखों में देखकर बोला। कुणाल जलती नज़रों से उसे देखने लगा। जी ज़रूर आइएगा हमारे घर,
मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आपको और भी बहुत कुछ दिखाऊंगा जो काफ़ी दिलचस्प है, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। वो न जाने किस बात की तरफ इशारा कर रहा था। ओके रोहन, अब मैं चलती हूँ, टेक केयर। वो जान छुड़ाती हुई वहाँ से भागने लगी। जल्दी से गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। ये क्या तरीका है? आगे आकर बैठो। मैं तुम्हारा कोई ड्राइवर नहीं हूँ जो यूं पीछे बैठ रही हो। वो दरवाज़ा खोलते हुए उसे बाहर निकलने का इशारा कर रहा था। नव्या जलती नज़रों से उसे देखकर आगे आकर बैठ गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब तक वो भी अपनी सीट संभाल चुका था। इतना हैंडसम लड़का तुम्हें लेने आया है, अपना मूड तो ठीक करो, वो उसे चिढ़ाते हुए बोला। काश इस हैंडसम लड़के में थोड़ी सी तमीज़ भी होती और एथिक्स नाम की कोई चीज़ होती। वो तंजी किए बिना न रह सकी। तुम शुक्र करो कि मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा। वो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारता नव्या को बुरी तरह चौंका गया। कुणाल की आंखों में उसने पहली बार जलन देखी थी और वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये बात उसकी समझ से बिल्कुल बाहर थी। मगर उसकी अगली बात पर नव्या को जैसे करंट लगा था। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ नव्या, किसी दूसरे लड़के के साथ तुम्हें सहन नहीं कर सकता। वो एकदम गाड़ी रोककर उसकी आंखों में देखकर बोला, जो सांस तक रोक चुकी थी कि क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम। मैं ऐसा बेहुदा मजाक बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती। वो सदमे के मारे बस इतना ही बोल सकी। ये मजाक नहीं है, मुझे हर तरफ सिर्फ तुम नजर आती हो और जब से मैंने तुम्हारी कमर देखी है तब से मेरा चैन सुकून सब उड़ गया है। मैं तुम्हें अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ तुम्हें। वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर एक तरफ खिसका तो नव्या चौंक कर पीछे हट गई। ऐसा बेहुदा इश्क का इजहार, वो भी कुणाल रावत के मुंह से। इनबिलीवेबल। मैं अंकल जी से कहूँगी कि तुम मेरे कमरे में आए थे और मेरे साथ बदतमीजी की। और दूर रहो मुझसे, मेरे करीब मत आना, तुम्हारी जान ले लूँगी मैं। वो उसके इरादे भांप कर उससे चेतावनी देने लगी। मगर कुणाल की आंखों में जैसे जुनून उतर रहा था। वो एकदम से नव्या की कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच गया कि उन दोनों की सांसों के बीच टकराव हो गया। नव्या के मुंह से निकलने वाले शब्द उसके मुंह में रह गए क्योंकि वो पूरी तरह उसके होठों पर कब्जा जमा चुका था। नव्या की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। वो एक हाथ उसकी कमर में और दूसरा हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटे उसके निचले होठों को धीरे धीरे उसकी सिसकियों का गला घोंट चुका था। नव्या उसके सीने पर मुक्के मारते हुए उसे पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी मजबूत पकड़ उसे बेबस कर गई। जब वो जी भरकर अपना जुनूनीपन उतार चुका तो एकदम से खुद ही उसे आज़ाद कर दिया। ये मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा था, यकीनन तुम्हें दिल फरेब लगा होगा। वापस सीट बेल्ट पहनते हुए वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और नव्या का वजूद ऐसा था जैसे काटो तो शरीर में खून नहीं। वो सदमे से एकदम दंग, कुछ बोल तक न सकी। सांस शायद अंदर ही अंदर कहीं अटक गई थी। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने जैसे तैसे अपनी बात पूरी की तो वो एकदम से मुस्कुरा दिया। जाने मन, मोहब्बत सब कुछ करवा देती है। अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है और यह हक किसी और को लेने नहीं दूंगा। वो उसे चेतावनी देते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। घर आने के बाद वो कमरे में बंद हो गई। बेयकीनी ही बेयकीनी थी, जैसे वो सपने में हो। वो कुणाल रावत जो अपने आप को न जाने क्या समझता था और नव्या को हमेशा डिग्रेड करता था, वो ऐसा कैसे कर सकता था? उसका दिमाग सिर्फ यही सवाल सोच रहा था। उसे मुझसे मोहब्बत हो गई? ऐसा संभव नहीं। वो कई लम्हे खुद को आईने में देखती रही। उसका निचला होंठ हल्का सा सूज चुका था। एक लम्हे को, उस जुनूनी स्पर्श को याद करके उसका दिल इतनी जोर से धड़का जैसे सीने से छलांग मार कर बाहर निकल आएगा। उसका दिल पहली बार इस तरह से धड़का था और वो बुरी तरह डर गई थी। अरे तू तो बड़ा मास्टर निकला यार, उसे किस भी कर दिया। आई कांट बिलीव। संजीव का तो सदमे के मारे बुरा हाल था। तुम ये पूछो कि मैंने किस दिल से उसे किस की है। मुझे तो खुद पर हैरानी हो रही है यार। नव्या जैसी लड़की जो किसी लिहाज से भी मेरे साथ जचती नहीं। मैंने तेरे घटिया मशवरे पर उससे मोहब्बत का इजहार किया, ऊपर से उसके होठों पर किस। ओ माय गॉड, मेरा दिल मुझ पर लानत भेज रहा है तब से। वो अपने उलझे बालों में उंगलियां चलाते हुए बोला, तो क्या ज़रूरत थी इमरान हाशमी बनने की? बस इजहार कर देता वही काफ़ी था। हीरोपन दिखाना ज़रूरी था क्या? वो अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए बोला, हीरोपन न दिखाता तो अपना बदला कैसे लेता? अब देखना, मेरा स्पर्श उसकी रातों की नींद हराम कर देगा। बड़ी आई डॉक्टरी की पढ़ाई करने के ख्वाब देखने वाली। अब देखता हूँ कैसे वो किताबों में सर देकर बैठेगी। हर वक्त उसके हवासों पर सवार न रहा तो मेरा भी नाम बदल देना।
वो संजीव को चैलेंज करता हुआ उठ बैठा। अब मैं घर जा रहा हूँ, सोना चाहता हूँ। रात भर खुद पर लानत भेजी है, कई बार टूथब्रश किया है। उफ, कैसे उस पेप्सी की बोतल को मुंह लगा लिया। वो सोचते सोचते फिर से दर्द का शिकार हुआ और संजीव देर तक हंसता रहा। वैसे यार इतनी भी बुरी नहीं है वो, शक्ल तो अच्छी है, बस रंग ही जरा सांवला है। अगर तू उसे किस न करता तो मैं तो तेरे पापा से उसका हाथ मांगने वाला था। अच्छा है ना यार, बीबी डॉक्टर होगी तो मेरा फ्यूचर भी बन जाता। मगर अब क्या फ़ायदा, तूने उसे किस जो कर दिया। वो अफसोस से सिर हिलाता हुआ कुणाल को चौंका गया। उसे पहली बार संजीव की बात बुरी लगी। मुंह तोड़ दूंगा तेरा अगर ऐसा सोचा भी। वो एकदम से गुस्से में आया था। तो संजीव मुंह खोलकर उसे हैरत से देखने लगा। अजीब चीज़ है तू भी, बिल्कुल खिसका हुआ, जा दफ़ा हो जा और जाकर किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करा। उनकी मुलाकात का खात्मा लड़ाई पर हुआ था। वक्त यूं ही गुजर रहा था। वो कुणाल का सामना बहुत कम करती थी, ज़्यादातर कमरे में बंद रहती। दिल में हर वक्त अजीब अजीब से ख्याल पैदा होकर उसका ध्यान भटकाने लगे थे। उसने आज तक किसी मर्द के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उसका मकसद कुछ और था। खुद को इतने ऊंचे मकाम पर ले जाना कि दुनिया उसे झुककर सलाम करे। मगर अब तो वो अपना मकसद भी भूलने लगी थी। कुछ ही दिनों में उसका रिजल्ट भी आने वाला था और वो इतनी एक्साइटेड नहीं थी, न जाने क्यों। कुणाल जब भी उसके सामने आता कोई ऐसी बात कह देता कि वो कई दिनों तक न चाहकर भी उसे सोचती रहती। किसी मर्द की छुअन का आकर्षक पहली बार उस पर हावी हुआ था और वो बेबस थी। और फिर उसका रिजल्ट भी आ गया। उसने बोर्ड में टॉप किया था। आज तो सुमित्रा आंटी भी खुश थीं, जिन्हें नब्या के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे नब्या का वक्त उनके साथ गुजर रहा था, वो नब्या में घुलने मिलने लगी थीं। और अब उसके टॉप करने पर वो भी बहुत खुशी जता रही थी। नारा भी बहुत खुश थी, जबकि कमल जी के तो पांव जमीन पर ही नहीं टिकते थे। बार बार उसका सिर चूमते और बोलते, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, मैं अपने दोस्त की नज़रों में असफल हो गया। तुम्हें तो कोई भी मेडिकल कॉलेज फ्री में एडमिशन दे देगा। चलो कोई तो डॉक्टर बने, वरना मेरी अपनी औलाद तो ऐसी निकम्मी निकली कि बीए तक क्लियर न कर सकी। अब उनका निशाना सीधा कुणाल की ओर था, जो सिर खुजाता वहां से रफू चक्कर हो गया था। सिर्फ वही था जो शांत था। नब्या को पहली बार उसकी शांति अच्छी नहीं लग रही थी। वो उसको बधाई तो दे सकता था ना, लेकिन उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। वो भी तब जब वो उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था। ये अलग बात थी कि नब्या इजहार मोहब्बत के बाद उसके सामने बहुत कम आई थी। रात को छत पर बेमकसद वो चांद को खड़ी देख रही थी कि कोई आहट उसे अपने पास सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा तो उसके पास वो खड़ा था और उसी को देख रहा था। आ गया ख्याल तुम्हें मुझे बधाई देने का। वो ना चाहकर भी उससे शिकायत करने लगी। वो उसे अजीब से अंदाज में देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या यही शक्ल नहीं है जिससे तुम मोहब्बत करते हो? वो उसे चिढ़ाते हुए बोली। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? उसके अंदाज में एक अजीब सी खुमारी उतरने लगी थी, जबकि नब्या के गाल दहकने लगे। वो कुछ आगे बोलती इससे पहले ही कुणाल बोला था, मुझसे शादी करोगी? इस अचानक सवाल पर वो एकदम चौंक सी गई। उसका इजहार मोहब्बत भी अचानक था और अब शादी की बात भी अचानक। मुझे लगता है कि तुम मेरे बारे में सोचने लगी हो। क्या मेरा अंदाज़ा सही है? वो उसके मुंह से हाँ सुनना चाहता था, जबकि नब्या एकदम से सिर झुकाकर होंठ काटने लगी। शायद वो शर्मा गई थी। अगर मैं कहूँ कि हाँ तो? अब वो हिम्मत करके उसकी आंखों में देखने लगी। वो अब और खुद के दिल पर पहरे नहीं बिठा सकती थी। वो कुणाल की मोहब्बत में सर से लेकर पैर तक डूब चुकी थी, जबकि वो अंदर ही अंदर गुस्से से तमतमाते हुए मुस्कुरा दिया। देखा, मेरा चार्म ही ऐसा है मिस नबिया कि कोई लड़की बच नहीं सकी। आखिर तुम भी हो गई ना मोहित मेरी मोहब्बत में। वाह, मज़ा आ गया आज तो। आज दिल में एक ठंडक सी उतर गई। वो खिलखिलाकर जोर जोर से हंसता जा रहा था और नबिया को पहली बार कुछ गलत होने का एहसास हुआ। जैसे पहले वाला कुणाल रावत फिर से जिंदा हो गया हो। अहंकारी, अकड़ू, अपने आप को कोई बड़ी चीज़ समझने वाला। लड़कियां होती ही ऐसी हैं, चाहे साइंस की कितनी भी भारी भरकम किताबें हजम कर लें, बोर्ड टॉप कर लें, मगर बहुत बेवकूफ़ होती हैं। इधर कोई खूबसूरत लड़का अपनी तरफ आकर्षित होता देखा नहीं और उधर अपना दिल उसके हाथों में दे दिया। आओ जरा तुम्हें कुछ दिखाऊं। वो उसका हाथ पकड़कर सीधे उसके कमरे में चला आया। वो अभी तक एकदम शॉक की हालत में थी। ये सब क्या हो रहा था? मगर वो उसे आईने के सामने खड़ा करके थोड़ा सा पीछे आया। उसने अपनी गर्दन झुका ली। देखो जरा,
तुम्हारा दिल झूठ बोलता है या ये आईना? देखो ना, नज़र क्यों झुका ली? पहले मुझे देखो और फिर अपने आप को देखो और फिर अपने दिल से पूछो, क्या तुम कुणाल रावत की संगत के काबिल हो? वो इतनी सख्ती से बोला कि नव्या को अपना दिल पसलियों में दबता हुआ महसूस हुआ। तुम चाहे जितने भी बोर्ड टॉप कर लो नव्या, तुम्हारी ये शक्ल नहीं बदलेगी माय डियर इनोसेंट ना होने वाली वाइफ। और इस सूरत पर तो कुणाल रावत कभी भी नहीं मरेगा। उसका एक जोरदार ठहाका हवा में गूंज उठा था और नव्या गहराई में गिर गई। उसने आज तक इतनी हीनता कभी महसूस नहीं की थी। आज तो उसकी कामयाबी का दिन था, जीत का दिन, जब दुनिया झुककर उसे सलाम करेगी। और आज के ही दिन वो इस कदर गड्ढे में गिर गई थी कि शायद कभी सिर उठाकर देख भी न सके। वो एक झटके से उसे छोड़कर पीछे हट गया। उसका बदला आज बाकी पूरा हो चुका था। नव्या को इस हालत में देखना उसका सपना था। उस लड़की की वजह से उसने कितनी इंसल्ट झेली थी। उसकी पर्सनालिटी दबकर रह गई थी। अपने बाप की नज़रों में वो एक नालायक बेटा था और बस वही योग्य थी। मैं चाहता हूँ कि जब जब तुम्हें मेरा ख्याल आए, जो अब हर वक्त ही आएगा, तब तब तुम आईना देखो और डर जाओ। वो फिर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी को ब्रेक लगी जब एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। मगर कुणाल को इस प्रक्रिया की उम्मीद थी, इसलिए वो हैरान नहीं हुआ था। तुम इस दुनिया के सबसे घटिया और घमंडी इंसान हो कुणाल। और घमंडी इंसान का घमंड जब टूटता है ना, तो उसकी शक्ल बहुत भयानक हो जाती है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम एड़ी के बल मेरे आगे झुकोगे और मैं तुम पर तरस नहीं खाऊंगी, क्योंकि ये बात तुम अपने चेहरे पर लिख लो कि नव्या राज ने तुम्हें अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझा। वो उसे अपने कमरे से धक्का देकर जोर से दरवाज़ा बंद करती है और फिर वहीं बैठकर हिचकियों से रोने लगी। उसे प्यार करने की सबसे भयावह सज़ा मिली थी। अंकल, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अमेरिका में पढ़ूंगी। मैं वहीं रहूंगी और आप मुझे रोकेंगे नहीं, प्लीज़। वो विनती करने लगी। मगर बेटा, अकेले कैसे रहोगी वहाँ? और तुम इतनी दूर क्यों जा रही हो? यहाँ भी तो अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज है ना। वो उसे प्यार से समझाने लगे, मगर वो जिद पर अड़ी रही। वो यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती थी। वहाँ मैं हॉस्टल में रहूँगी और कोई इशू नहीं होगा, पढ़ाई पर भी फोकस होगा। वो उन्हें मनाने वाले अंदाज में बोली। आखिर कमल जी उसकी जिद के आगे हार मान गए, क्योंकि भी नव्या के हर सपने को पूरा करना चाहते थे, जो कि उन्होंने अपने दोस्त राज से वादा किया था। जाते समय नायरा उसे गले लगाकर खूब रोई। क्यों जा रही हो छोड़कर? मैं कैसे रहूँगी? अरे तुम कोई बच्ची तो नहीं हो ना, और मैं छुट्टियों में आती रहूँगी। और यूं वो अपना सपना आंखों में लेकर वहाँ से चली गई। जाते वक्त ना तो कुणाल उससे मिला और ना ही वो उससे मिली, और शायद यही बेहतर था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। क्या वो वाकई मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं थी? आखिर बदला लेने के लिए मैं इस हद तक कैसे गिर सकता हूँ? क्या ज़रूरत थी इस हद तक जाने की मुझे, इस नाजुक लड़की का दिल तोड़ने की? उसे किसी भी पल चैन नहीं आ रहा था, मगर अहंकार को भी ऊंचा रखना था। और फिर पूरे 5 साल बाद आज उसका MBBS पूरा हो चुका था। 5 साल अमेरिका की ज़मीन पर बिताने के बाद वो वापस आ रही थी। उसका अहंकार तो नहीं चाहता था, मगर उसकी मजबूरी थी, क्योंकि कमल जी अब उसे और दूर नहीं रखना चाहते थे। एयरपोर्ट पर वो सफ़ेद कोट पहने, बालों में ऊंची पोनी बनाए इधर उधर किसी को तलाश कर रही थी। बेहद खूबसूरत लग रही थी। चेहरा उज्जवल, काली चमकदार और बुद्धिमत्ता से भरी आंखें इधर उधर देख रही थी कि अचानक नायरा पीछे से उसके पास आई और नव्या मुस्कुरा दी, फिर उसे गले से लगाया। बहुत मिस किया आपको डॉक्टर नव्या, अब तो आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो नकली नाराज़गी से बोली। नव्या ने उसके सर पर एक चुंबन दिया। अब तो तुम भी बहुत जल्दी ही हाथ से निकलने वाली हो शादी के बाद। नायरा शर्म से झिझक गई। जितना भी बिजी हो जाऊं, तुम्हारे लिए हमेशा समय होगा मेरे पास। अंकल जी नज़र नहीं आ रहे? वैसे तो बड़ा मिस करते थे मुझे, मगर लेने नहीं आए। वो भी नकली नाराज़गी से बोली कि अचानक पीछे से कमल जी भी आ गए। भला मैं अपनी बेटी को कैसे लेने नहीं आता? और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया। नव्या की आंखें नम हो गईं। वो इन 5 सालों में इतना बिजी हो गई थी कि एक बार ही इंडिया आई थी। चलो घर चलते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं तुम्हारे लिए। आज मेरी बेटी डॉक्टर जो बन गई है। मेरा सीना तो गर्व से चौड़ा हो गया। आज लग रहा है जैसे मैंने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। वे सब लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। सफ़र के दौरान वो हर उस तकलीफ़ को याद करने लगी जो मुंबई और उसके लोग उसे दे चुके थे। वो चाह कर भी अपनी इस खलिश को कम नहीं कर सकी जो किसी निर्दयी व्यक्ति के हाथों उसके दिल का
खून कर गई थी। बेशक बाहर से सफल और काबिल दिखने वाली नब्या के अंदर एहसासहीनता आज भी वहीं थी, मगर वो मुस्कुराने पर मजबूर थी। घर आने के बाद वो सुमित्रा जी से भी मिली। वो भी बार बार उसका माथा चूम रही थी। तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, वो उसकी बलाएं लेने लगी। अपने कमरे में आने के बाद वो हर चीज़ को देख रही थी। हर चीज़ वैसे ही क्रम में लगी हुई थी। रात के खाने पर सब लोग साथ थे सिवाय कुणाल के। जब से वो आई थी वो नब्या को एक बार भी नज़र नहीं आया था। ना ही उसने किसी से पूछताछ की थी कि नायरा ने खुद ही जिक्र शुरू कर दिया। वैसे नब्या, कुणाल भाई भी बहुत जिम्मेदार हो गए हैं। घर के बड़े आदमी होने का सबूत दे दिया है। उन्होंने पापा का सारा बिजनेस संभाल लिया है। अब तो पापा को कोई फिक्र ही नहीं है ना पापा? हाँ बिल्कुल, मैं खुद हैरान हूँ। जितना वो नालायक था उतना ही काबिल बन चुका है। भले ही उसका बीए क्लियर नहीं हुआ, मगर बिजनेस के सारे गुर सीख लिए हैं उसने। हमारी मुंबई वाली फैक्ट्री का इंचार्ज अब वही है जो मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर बनाई थी। नब्या बेटा, तुम्हारा भी उसमें आधा हिस्सा है। मैं तुम्हारा हक नहीं छीनूंगा। वो उसे जताना नहीं भूले थे। अरे अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और सुनाए आंटी जी, नायरा की शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? शॉपिंग हो गई पूरी? उसने टॉपिक बदला तो नायरा शर्मा गई। अरे नहीं बेटा, अब तुम आ गई हो ना, मिलकर करेंगे तैयारी। और शादी से याद आया, खैर से तुम्हारी भी उम्र है अब शादी की। लड़कियां जितना भी पढ़ जाएं, उन्हें घर संभालने की फिक्र होनी चाहिए। क्यों कमल साहब, ठीक कहा ना मैंने? वो अपने पति की ओर देखने लगी तो वो नब्या की ओर देखने लगे। अरे अभी उसका एमबीबीएस पूरा हुआ है, अभी कहीं जॉब करेगी। कुछ साल तो उसे करियर बनाने दें। या फिर आप नब्या से ही पूछ लें ये क्या चाहती है। नब्या एकदम से नर्वस हो गई। अंकल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी, बस जॉब पर फोकस करना है, स्पेशलाइजेशन करना है। उसकी भूख तो जैसे इस नाम से ही ख़त्म हो चुकी थी। वो खाने के बाद अपने कमरे में आ गई थी। अगले दिन से ही नायरा की शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। अंकल जी के दोस्त का बेटा सुमित, उससे नायरा का रिश्ता तय हुआ था। वो बहुत खुश थी और नब्या भी उसकी खुशी में खुश थी। आंटी और नायरा और वो तीनों मार्केट शॉपिंग के लिए जाने लगे थे। उसे लगा शायद अंकल जी जाएंगे, मगर जब गाड़ी में बैठी तो एक पल के लिए साकित हो गई। फ्रंट सीट पर वही दुश्मने जहाँ कुणाल बैठा था। अपनी सफ़ेद उंगलियां स्टीयरिंग पर जमाई हुई थीं। शायद उन लोगों के बैठने का इंतजार कर रहा था। दोनों की नज़रें एक पल के लिए आपस में मिली तो नब्या ने फ़ौरन झुककर धीरे से हेलो किया, जिसका जवाब बड़ी खुशी से दिया गया। मगर नब्या को तो बस उसका एक ही लहजा याद था जो वो चाह कर भी भूल नहीं पाई थी। मार्केट में वो बस नायरा के साथ चिपकी रही। वो बढ़ चढ़कर ख़रीदारी कर रही थी। नब्या यार, हमारा मेहंदी का ड्रेस सेम होगा, बस मुझे नहीं पता। वो जिद पर अड़ी हुई थी। नब्या इतना कामदार लहंगा देखकर ही परेशान हो गई थी। नहीं नायरा, मैं इतना भारी नहीं पहनती, प्लीज़। और वैसे भी तुम्हारा रंग गोरा है, तुम पर यह कलर बहुत अच्छा लगेगा। वो टालने वाले अंदाज में बोली तो कुणाल ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर इधर उधर देखने लगा। अरे तुम तो मुझसे भी ज़्यादा प्यारी लगोगी इस कलर में। ये क्या बात हुई? बस मैं यही ड्रेस तुम्हारा भी ले रही हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। और नब्या बस चुप हो गई। वो उसका दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। नायरा की मेहंदी पर वो आईने के सामने खड़ी खुद को उस लहंगे में हर एंगल से देख रही थी। उसका दिलकश और आकर्षक रूप आज बनाव संवार में बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब तुम खुद को आईने में देखोगी तो मैं एहसास होगा कि तुम कुणाल के काबिल नहीं हो। एकदम से शब्दों की गूंज उसे सुनाई दी तो वो पीछे हट गई। उसका दिल हर चीज़ से उजाट हो गया, मगर नीचे भी जाना जरूरी था। मेहंदी के फंक्शन में उसे लगा जैसे वो किसी की नज़रों के लगातार घेरे में हो। रात को वो ऊपर अपने कमरे में जाने लगी तो कोई बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश ले रहा था और वो कुणाल था, जो शायद उसी के इंतजार में वहाँ पर खड़ा था। वो एकदम ठहर गई, फिर कमरे की ओर बढ़ने लगी तो अचानक वो उसके सामने आ गया। कैसी हो? वो मुस्कुराकर बोला। नब्या ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ये कौन सा वक्त है एक लड़की के कमरे के बाहर खड़े होने का? हालचाल पूछने आया हूँ यार, क्या कोई अपराध कर दिया? वो शर्मिंदा हुए बिना बोला। आज भी उसकी जादू करने वाली शख्सियत सामने वाले को जकड़ लेती थी, मगर वो नब्या थी, फिर से धोखा नहीं खा सकती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं टूट जाऊंगी, अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारी बेवकूफ़ बातों की वजह से खुद को बर्बाद कर लूँगी? हाँ, मगर देखो तो ज़रा, मैं पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ कुणाल, और मुझे तुम्हारी मुरब्बत की कोई ज़रूरत नहीं। आप जाओ यहाँ से। वो एकदम नफरत से बोली थी।
वो कदम आगे बढ़ाती इससे पहले ही कुणाल उसकी कलाई थामकर उसे अपने पास खींच लाया था। वो आज भी निडर और बेबाक था, जैसे नबिया की बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। अभी तक नहीं भूली तुम वो बात? हाँ, तुम मेरे बारे में जो भी सोचती हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि अब मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचने लगा हूँ। सो वेट एंड सी मिस नबिया। पहले जो बात मजाक थी अब वो हकीकत बनकर तुम्हारे सामने आएगी। वो अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाकर सरगोशी में बोला और फिर वहाँ से चला गया। नबिया वहीं साकित रह गई। वो आज भी उसकी सांसें रोकने पर काबिल था और न जाने वो क्या धमकी देकर गया था। आज की रात फिर उसकी नींद हराम होने वाली थी। नायरा की शादी के अगले हफ्ते ही नबिया के लिए रोहन का रिश्ता आया। वही रोहन जो नबिया के प्रोफेसर का इकलौता बेटा और एक सफल हार्ट सर्जन था। नबिया की इच्छा भी हार्ट सर्जन बनने की थी। वो अक्सर ही प्रोफेसर जमल से संपर्क में रहती थी और उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी ही काबिल लड़की चाहिए थी। सुमित्रा जी और कमल जी सोच में पड़ गए। ये सब अचानक हुआ था और नबिया को भी अंदाजा नहीं था कि रोहन का रिश्ता यूं अचानक आ जाएगा। उसके लिए वो अभी शादी करना नहीं चाहती थी। दोनों ने उनसे सोचने के लिए समय मांगा और तभी कुणाल लॉन्ज में दाखिल हुआ। रोहन को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए थे। उसने एक तीखी सी नज़र उन सब लोगों पर डाली और टांग पर टांग क्रॉस करके वहीं सोफे पर बैठ गया। नबिया भी उंगलियां मरोड़ते नर्वस सी बैठी हुई थी। जी, तो आप किस सिलसिले में आए हैं? वो एक गुरूर और अकड़ के साथ बोला था। तो रोहन ने गला खखारा और अपने आने की वजह बताई। कुणाल तो एक पल के लिए सुनकर साकित हो गया था और फिर अगले ही पल वो खुद को कंपोज कर चुका था। पापा, आपने इन्हें बताया नहीं कि नबिया का रिश्ता तो 5 साल पहले ही मुझसे तय है? वो बड़ी ही मासूमियत से बोला। लॉन्ज में सबको झटका लगा। नबिया और मैं बहुत जल्दी शादी कर रहे हैं। अब आप हो क्योंकि नबिया के टीचर हैं, इसीलिए आपको तो स्पेशल इनविटेशन भेजेंगे। आपकी मदद का बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने कोट के बटन बंद करता उठा तो उन बाप बेटा को भी उठना पड़ा। नबिया का चेहरा पीला पड़ रहा था। आखिर ये शख्स चाहता क्या था उससे? क्यों उसके पीछे पड़ गया था? उन लोगों के जाने के बाद वो रोती हुई कमरे में भाग गई। कमल जी ने उसे बड़े ही गुस्से से देखा था और अपने कमरे में आने को कहा। वो भी बड़ी आज्ञाकारिता से उनके पीछे पीछे चल दिया। ये क्या तमाशा लगाया तुमने लॉन्ज में? मुझे नबिया की नज़रों में शर्मसार कर दिया तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो गुस्से से फुनकारी थे। क्यों पापा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैंने वही कहा जो सच है। वो ढिठाई से जेबों में हाथ डालता हुआ बोला। अच्छा, सच बताया जिससे आज तक हम भी बेखबर थे? वाह भाई, आज तक तुम मुझसे दुश्मनी करते रहे हो। अगर मैं तुम्हारे रवैये में उसके लिए जरा सी भी नरमी देखता तो मैं खुद तुम दोनों का रिश्ता करता, मगर मैं उस बच्ची की ज़िंदगी क्यों तबाह करूं? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। वो अभी भी अफसोस में थे। तो मुझ में क्या बुराई है पापा? अब तो मैं आपके कहने के अनुसार लायक और होनहार बच्चा बन गया हूँ। क्या मुझे उसके काबिल नहीं समझते आप अब भी? कुणाल की बात पर वो लाजवाब हुए। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना, कि उस वक्त जब कोई और उसे देखने आया था। और उस बच्ची की रजामंदी भी जरूरी है। मैं उससे पूछे बिना कोई फैसला नहीं करूँगा। वो दो टूक अंदाज में बोले। चलिए, ये आपकी शर्त है तो मुझे 2 दिन का समय दें। 2 दिन बाद खुद आकर आपको हाँ बोलेगी। उसका विश्वास काबिले तारीफ था। कमल साहब बुरी तरह हैरान रह गए। तुम उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करोगे कुणाल? वो उसे वार्निंग देते हुए बोले। तो कुणाल कहकहा लगाकर हंसा। कम ऑन पापा, वो फीडर नहीं पीती कि मैं उसे ज़बरदस्ती किसी भी बात पर मजबूर करूँगा, और ना ही मैं किसी गैंग या माफिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप बेफिक्र रहें। ठीक है, मगर अगर वो अभी शादी के लिए नहीं मानी तो कोई उसे मजबूर नहीं करेगा। वैसे भी अभी वो डॉक्टरी पढ़ रही है। उनका लहजा कुछ नरम हुआ। तो पापा, मैं कौन सा बच्चा हूँ जो उसकी किताबें फाड़ दूंगा और उसकी डॉक्टरी के उपकरण ख़राब कर दूंगा? वो शादी के बाद भी ये शौक़ जारी रख सकती है। वो लापरवाही से कहता कमरे से बाहर निकल गया। उसे अब अगला चुनौतीपूर्ण काम करना था, जो काफ़ी कठिन था। उस लड़की को अपनी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन दिलाना, जो इन 5 सालों में उस पर बुरी तरह हावी हुई थी। क्या वो कर पाएगी यकीन? मैं समझती थी तुम एक घटिया इंसान हो और स्वार्थी, मगर तुम तो कमाल के एक्टर भी हो। वाह, दाद देनी चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हारी गलतफहमियां दूर करने नहीं आया, तुम्हें ये बताने आया हूँ कि इस शुक्रवार को हमारी शादी है। तैयारी कर लो। पापा तुमसे तुम्हारी राय पूछेंगे। तुम उन्हें कोई भी जवाब देने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि तुम्हें इस घर में हमेशा रखने की इच्छा उनकी भी है। वैसे भी तुम अभी नहीं मानी तो कोई बात नहीं।
मैं कुछ साल के लिए वेट भी कर सकता हूँ तुम्हारा, मगर ये मत समझना कि तुम्हें किसी और का होने दूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो उसकी आंखों में देखकर बोला, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हाँ, मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं थी ना। मेरी औकात तो तुम पहले ही बता चुके थे। मैं तो नहीं भूली, शायद तुम भूल गए हो, वो बेबसी से बोली। तो कुणाल धीरे से मुस्कुराया। वजह शादी के बाद बताऊंगा, अभी बता दी तो शायद खुशी से तुम मर ही ना जाओ। और मैं चाहता हूँ तुम हजारों साल जियो मेरी बीवी बनकर। वो उसके बालों को कानों के पीछे करता खुमार भरे लहजे में बोला, फिर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। आईना झूठ बोलता है नब्या, और ये दिल उस समय सच बोलता है जब हम बहुत कुछ गलत कर चुके होते हैं। मगर फिक्र मत करो, जो दिल तोड़ता है ना, उसको जोड़ने की दवा भी उसी व्यक्ति के पास होती है। गुड नाइट। वो उसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाता हुआ चला गया और नब्या एक बार फिर से उस व्यक्ति के जादू भरी पर्सनालिटी के आगे हार गई थी और फिर सिर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कमल जी ने उससे शादी के लिए पूछा तो वो चाह कर भी ना नहीं कर पाई। उसकी झुकी नज़र देखकर कमल जी ने उसके सर पर हाथ रखा था और कमरे से बाहर चले गए, जबकि दो आंसू टूटकर उसके गाल पर आए थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो क्यों उस इंसान के सामने हार रही थी? उसे हारना नहीं था। और अब मैरिज हॉल से घर के रास्ते वो कुणाल के साथ गाड़ी में सफ़र कर रही थी। बस दिमाग उसी सवाल पर अटका था, क्या मैं अब उसके काबिल बन गई हूँ? क्या वो विवाह उसने जिद में किया है? क्योंकि मोहब्बत जैसा जज्बा तो इस व्यक्ति के दिल में हो नहीं सकता। क्या सोच रही हो? वो गाड़ी धीरे धीरे चलाता जा रहा था जब उसकी सोच में दखल हुआ। मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रहूंगी। ये शादी मैंने बस इस घर में हमेशा रहने के लिए की है, तुम्हारे डर की वजह से नहीं। वो अपनी टोन में वापस आई तो कुणाल एकदम खुलकर मुस्कुराया था। ना मंजूर, मेरी बीवी मेरे कमरे में ही रहेगी। उसके अलावा कुछ और फरमाइश है तो बोलो, वो बड़ी ही ढिठाई से बोला। मैं तुमसे कोई संबंध नहीं बनाना चाहती, नफरत है मुझे तुमसे, वो कांटदार लहजे में बोली। अभी कमरे तक तो पहुँचो माय डियर वाइफ, मेरे चार्म से फरार नामुमकिन है, रिश्ता तो खुद ब खुद ही बन जाएगा, वो कमाल की बेशर्मी से बोला। और नब्या लाल पड़ गई। उसकी शर्म से लरजती पलकों और लाल पड़ते चेहरे को वो बड़ी ही दिलचस्पी से देख रहा था और फिर आगे बोला, एक कमरा तो क्या, एक ही ड्रेस तक शेयर करूँगा तुमसे, क्योंकि अब हम एक जिस्म और एक जान बन चुके हैं। सोचो वो खूबसूरत पल जब आज रात मेरी शिद्दतों को सहने के बाद बेहाल सी मेरी ही ढीली ढाली शर्ट में मेरे सीने से चिपक कर सो रही होगी, और जब मैं सुबह उठकर तुमसे अपनी शर्ट मांगूंगा पर तुम देने से इनकार करोगी, तो मैं खुद ही वो शर्ट तुम्हारे वजूद से उतार कर ले लूँगा और फिर तुम्हें उस रूप में देखकर एक बार से फिर से मेरा मन बहकेगा और मैं शर्ट पहनने की बजाय उसे दोबारा से उतार कर तुम्हें अपनी बाहों में भरूंगा। और फिर उसके बाद खामोश, एकदम खामोश, आगे एक शब्द भी मत कहना। नब्या का चेहरा और भी लाल हुआ था। उसकी बेपरवाही के साथ उसकी बेशर्मी भी चरम पर थी। नब्या की मुट्ठियां और भी कस गईं। मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती, मैं अंकल जी को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, वो एकदम बेबसी से बोली। बस यही धमकी थी उसके पास देने को। कुणाल ने अचानक गाड़ी रोकी, सीट बेल्ट खोली और जोर से नब्या को पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया कि दोनों के चेहरे टकरा गए। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अब जो मैं करने जा रहा हूँ ये भी जाकर पापा को बता देना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पूरी शिद्दत से उसके होंठों पर झुक गया। उसका निचला होंठ नरमी से फिर दोनों होंठों को अपनी गिरफ्त में ले गया। नब्या का सांस गले में अटक गया। वो कैसे भूल गई थी कि कुणाल रावत एक नंबर का बेशरम और बेबाक लड़का था। वो अपनी मनमानी करके पीछे हटा था और फिर दोबारा से सीट बेल्ट लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी और आगे की ओर बढ़ा दी। वो बड़ी ही मस्ती में गाड़ी चलाते हुए कुछ गुनगुना रहा था, जबकि नब्या रुहासी हो गई थी। तुम बहुत बुरे हो, मैं अंकल जी को तुम्हारी शिकायत। उसके शब्द मुंह में रह गए थे। कुणाल ने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। हाँ हाँ बोलो, क्या शिकायत लगाओगी? वो दिलचस्पी से उसे देखता अपनी सीट बेल्ट फिर से खोलने लगा और फिर से उसके करीब झुका, बिल्कुल उसके होठों के पास। उसकी आंखों के मचलते जज्बात देखकर नब्या का दिल उछलकर गले में आया था। यही शिकायत लगाओगी कि आपके बेटे ने घर जाने का इंतजार भी नहीं किया और गाड़ी में ही मुझे किस किया? हाँ, वो शरारत से बोला। उसके कटीले भरे भरे होंठ कुणाल का ध्यान फिर से अपनी ओर खींचने लगे थे और उसने अपने दिल की ख्वाहिश को दबाया नहीं था। उसकी गर्दन के चारों ओर अपना हाथ रखा और उसके होंठों को फिर से अपनी पकड़ में ले चुका था। नब्या बेदम सी हो गई। उसकी सारी प्रतिरोध जैसे ख़त्म हो चुकी थी। अब वो पागलपन की हद तक उसका चेहरा चूम रहा था।
नब्या पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी। प्लीज कुणाल, घर चलो, तंग मत करो। वो बेबसी से पीछे हटी। कुणाल को भी उससे दूर होना पड़ा। अब बताओ, सीधे कमरे में जाना है या पापा को शिकायत लगाने जाना है? वो उसे छेड़ते हुए बोला और नब्या उसे गुस्से से घूरने लगी। वो सच में एक ढीठ और बेशरम इंसान का मुकाबला नहीं कर सकती थी, और जो अब उसका पति भी बन चुका था। कमरे में जाने के बाद वो चेंज करने वॉशरूम में घुस गई। सारा मेकअप उतारकर साधारण से कपड़ों में बाहर आई। कुणाल की धड़कन उसकी सादगी को देखकर बेकाबू हुई थी। वो कैसे इस लड़की से नफरत कर सकता था जिसने इन 5 सालों में उसकी आन और घमंड को बिखेर कर रख दिया था। इतनी जल्दी चेंज कर लिया तुमने? अभी तो मुझे तुम्हारी नज़र उतारनी थी, वो उसकी ओर बढ़ता हुआ बोला। बदसूरत लोगों की नज़र नहीं उतारी जाती, तुम अपनी नज़र उतारो। वो उसे नज़रअंदाज करते सोफे पर बैठ गई। वो भी उसके सामने मेज पर आकर बैठ गया। अभी तक नाराज हो मुझसे? माफ़ नहीं करोगी? कुणाल ने प्यार से कहा। नाराज नहीं हूँ तुमसे, बस अपना रास्ता बदल लिया था। मगर तुम तो बदला लेने ही आ गए। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा अब तुमने। कैसे कबूल कर लिया तुमने मुझे? हाँ, क्या आज मेरी शक्ल मुझे आईने में नहीं दिखाओगे? नब्या अपने अंदर का सारा गुबार निकाल रही थी। तुम्हें क्या दिखाऊं? मुझे तो एक मुद्दत हो गई अपनी शक्ल आईने में देखे हुए। नफरत करता हूँ खुद से। मेरी अना और घमंड ने मुझे खुद को देखने के लायक कहाँ छोड़ा है नब्या? कुणाल की आवाज़ धीमी और भारी थी। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो इकरार जो इन 5 सालों में मैंने खुद से अनगिनत बार किया है। तुम्हें पता है नब्या, मैं शुरू से ही तुमसे जलता था। तुम्हारा यूं पढ़ाकू होना, पापा से मेरी डांट लगवाना, सब तुम्हारी वजह से था। तुम्हारे कारण मुझ में इतनी जलन भर गई थी कि तुम्हें ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। तुम मेरी नज़रों में बिल्कुल परफेक्ट थी और मैं खुद को तुम्हारे सामने बहुत छोटा महसूस करता था, और इसीलिए तुम्हारे रंग को निशाना बनाकर तुम्हें कमज़ोर महसूस कराने की कोशिश करता था। नब्या, तुम्हें पता है जलन किससे होती है? उसी से जिसे हम खुद से बेहतर समझते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी पहचान बिखर गई थी, जबकि तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। बस तुम बहुत परफेक्ट थी। ऊपर से मेरे घटिया दोस्त ने सलाह दी कि तुम्हारे साथ झूठा प्यार करने का नाटक करूं, और जब मैंने वो सब कुछ किया, तुम्हें तोड़ कर रख दिया, तो तुम मेरी नज़रों से गायब हो गई। और तब मुझे एहसास हुआ कि वो मजाक नहीं था। मैं सच में तुमसे प्यार करता था, मगर अपनी अना का बुत बनाए रखने के लिए मैंने तुम्हें तोड़ा। और देखो आज मुझे तुम्हें एक हारा हुआ इंसान दिखेगा, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत में हार नहीं सकता। तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। इसीलिए मुझे तुम्हें पाने के लिए ये सब करना पड़ा। अगर तुम्हारा दिल तुम्हें कहे कि मुझे एक मौका देना चाहिए, तो प्लीज़ मेरी मोहब्बत को मान लेने का एक मौका मुझे दे देना, वरना मैं सारी ज़िंदगी खुद से नज़र नहीं मिला पाऊंगा। ये वो सच्चाई है जो आज तुम्हें बता रहा हूँ, 5 साल तड़पने के बाद। तुम चाहो तो इस तड़प को ख़त्म कर दो, चाहो तो इसे और लंबा कर दो। सब हक तुम्हें सौंपता हूँ। उसका हाथ अपने हाथों में लिए बैठा था। पहली बार उसने कुणाल को अपने सामने आंसू बहाते देखा था। उसका अपना दिल भी जैसे धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, ये वो जानती थी। वो अपना हाथ उसके हाथ से अलग करके अपनी गोद में रख चुकी थी, और कुणाल के दिल को एक धक्का सा लगा। मगर नब्या के शब्द उसे हौसला दे गए। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ दिल से, क्योंकि तुमने आज पहली बार सच बोला है और मुझे अच्छा लगा। वो अपनी आंखों की नमी छुपाए मुस्कुराई। कुणाल उसे जज्बातों से चूर निगाहों से देख रहा था। मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग रहा नब्या, बस एक काम करना चाहता हूँ। ये कहकर वो मेज से उठकर उसके सामने घुटने टेक कर सिर झुकाकर बैठ गया, और वो बिल्कुल साकित रह गई। तुमने कहा था ना नब्या कि एक दिन तुम मुझे अपने सामने झुकाओगी, और आज मुझे ये झुकना शर्मिंदगी का कारण नहीं लग रहा। मैं सारी उम्र तुम्हारे सामने ऐसे ही बैठ सकता हूँ। और वो एकदम से मुस्कुराई और उठ गई। ठीक है, आज की रात तुम यहाँ बैठो और मैं बेड पर सोती हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। उसने एक अदा से अंगड़ाई ली। कुणाल उसे होंठ भींचकर देखता रह गया। अपनी नज़रों की हर धर्मता को नज़रअंदाज करते हुए वो बेड तक गई और कंबल ऊपर तक तान लिया, लाइट ऑफ कर दी। ओह, तो मैडम मजाक के मूड में है। कुछ देर बाद वो खुद ही उठकर धीरे से उसके साथ कंबल में घुस गया था। मैं सिर्फ तब तक ही घुटने टेकूंगा जब तक तुम सामने बैठी रहोगी मिसेज कुणाल रावत। तुम्हारी नींद की हालत में ये नियम लागू नहीं होगा। वो उसके कान में सरगोशी करता उसे अपनी बाहों के शिकंजे में कसता हुआ बोला था। अगले ही पल अपने हाथ उसकी शर्ट से नीचे ले जाता हुआ उसकी नरम धड़कनों को जोर से दबा गया
और नब्या शर्म से लाल हो गई। तुम बहुत बदतमीज और बेशर्म हो, मैं अंकल जी को तुम्हारी शिकायत। और फिर दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा, आज रात हमारे बीच जो भी हो पापा को मत बताना प्लीज़, वरना वो मुझे और तुम्हें घर से ही निकाल देंगे। वो हंसते हुए अब उसके ऊपर आ चुका था और अपनी शिद्दतों से उसे दर्द से चूर करने लगा। नब्या सांस लेने में मुश्किल सी होने लगी थी। सांस लो जान, अभी तो तुम्हें सारी रात और सारी उम्र मेरी मोहब्बतों को सहना है, सह लोगी ना? वो उसकी आंखों पर होंठ रखकर बोला। उसे बोलने का वो मौका ही कब दे रहा था। नब्या के पूरे वजूद में थरथरी सी मच गई थी उसकी कुर्बत की तीव्रता से। कुणाल प्लीज़ सांस लेने दो, वो घुटा घुटा से चिल्लाई थी। तो उसने उसके होंठों को कैद करके अपना हर सांस उसके अंदर उतारना शुरू कर दिया। आज वो सच में उसे माफ़ करने के मूड में नहीं था। आज की रात वो सारी हदें पार कर गया था। उसके नाजुक वजूद पर अपनी बेशर्मियों का स्पर्श बिखेरता नब्या और अपनी जान एक कर चुका था। और जब नब्या मचलते हुए कहती तुम बहुत बेशर्म हो, तो वो और भी जोर से हंसते हुए उसकी नाजुकता को गहराई से महसूस करते हुए नब्या को और ख़ुद को वो सुकून भरे पल महसूस करा रहा था। नब्या ने भी सुकून से आंखें बंद करते हुए उसके कॉलर को मुट्ठी में दबोच लिया था और मदहोशी भरी सिसकियों का गला घोंटते हुए वो इन पलों में डूब गई थी। दिल में एक सुकून था कि अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियों के रंग थे, क्योंकि उसका हमसफ़र उससे मोहब्बत नहीं इश्क करता था। और इस बात की गवाही देने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं थी, खुद नब्या का दिल ही काफ़ी था। तो दोस्तों, आज का हमारा ये नावल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नए और रोमांटिक नावल के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए रोमांटिक से नावल में।